मैंने तो बहुत टाइम से मीठा खाना बंद ही कर दिया है। जितना हो सके डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड आइटम्स ही हम कंज्यूम करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि इतना सब फॉलो करने के बाद भी डायबिटीज़ का जो लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता है। ब्लड ग्लूकोज जो है वो हमेशा हाई ही रहता है। जी हाँ, आज मैं अपने इस सेशन में आपको एक साइंटिफिक रीज़न बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। और अगर आपने इसे जान लिया तो आप बहुत आसानी से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे बाय फॉलोइंग द वेरी इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसको जानने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इंसुलिन किस तरीके से काम करता है एंड ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो काम करना बंद कर देता है एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड आइटम्स स्टिल ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो हमेशा हाई रहता है। तो जो पैनक्रियाज होता है वो हेल्प करता है इन द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन जो है वो एक तरीके की है, यानी कि एक तरीके की चाबी है। जब ये चाबी जाकर सेल के लॉक में लगती है तो वो एक डोर यानी कि गेटवे ओपन करती है एंड हमारे ब्लड में जमा हुआ जितना भी शुगर होता है या फिर आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं वो ट्रांसफर होता है टू द सेल्स। एंड जब ये ग्लूकोज लेवल वो पर्टिकुलर सेल के डोर से ओपन होकर सेल के अंदर जाता है तो जो सेल होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं इस ग्लूकोज को फॉर द एनर्जी पर्पज से। तो इस तरीके से नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। बट जब कभी इंसुलिन यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो की है, अगर वो की का जो प्रिंट है यानी कि जो की वो पर्टिकुलर डोर में यानी कि सेल के डोर पर लगनी चाहिए तो वो जब नहीं जाकर फिट होती है एंड वो उस सेल के डोर को नहीं ओपन करती है तब क्रिएट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊं तो जब भी कभी हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का इंटेक करते हैं तो वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्पाइक को बढ़ा देता है एंड तब जो पैनक्रियाज होता है वो मोर एंड मोर इंसुलिन सिक्रीट करता है और हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग द ग्लूकोज टू द सेल्स थ्रू द इंसुलिन। इस तरीके से पैनक्रियाज मोर एंड मोर इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करता रहता है। बट एक स्टेज आती है जब सेल्स जो होते हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं विद द ग्लूकोज यानी कि विद द शुगर एंड वो साइज में बड़े हो जाते हैं। इस टाइम पे जो इंसुलिन यानी कि जो चाबी थी जो की थी अब वो जो सेल होते हैं वो डिनाई कर देते हैं वो की को टू ओपन द डोर ऑफ द सेल्स। तो इस टाइम पर जो की का जो प्रिंट है लॉक में वो चेंज हो जाता है। अब इंसुलिन काम नहीं करता है एंड एक स्टेज ऐसी आती है जब पैनक्रियाज भी टायर्ड हो जाता है बाय सिक्रेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंसुलिन एंड तब उस लेवल में इंसुलिन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है एंड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड के अंदर ही होता है, सेल्स में नहीं जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो कन्वर्ट होने लगता है एज द फैटी एसिड में एंड जब इंसुलिन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो स्टॉप कर देता है फैटी एसिड जो बना था बाय द एक्सेस ग्लूकोज को टू फॉर्म द एनर्जी एंड इस टाइम पर फैट की तरह से वो एक्युमुलेट होता रहता है इन द बॉडी, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट यानी कि जिनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड साथ ही साथ इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ है तो उन पेशेंट्स में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक होती है एब्डोमिनल फैट की यानी कि बेली फैट की। फर्दर लीड करता है वेट गेन में। अब आप सोचिए कि एक बॉडी है जिसका वेट 60 kg है एंड उस बॉडी के लिए जो हार्ट पंपिंग हो रही है वो एक एक्स अमाउंट की होगी।
एंड इफ इन केस ये जो बॉडी वेट है वो एकदम से 60 kg से 80 kg हो जाता है तो हार्ट को पंप करना पड़ेगा मोर 20% फॉर द सेम बॉडी बाय द सेम हार्ट। तो इस तरीके से हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आएगा एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की। जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनमें भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी हो सकती है हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस की। देन कम्स इंसुलिन एंड द इन्फेक्शन। जी हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि बहुत टाइम से चलता आ रहा इन्फ्लेमेशन जो है वो भी एक कारण हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। यानी कि जो अब इंसुलिन का जो की है यानी कि जो एक चाबी है अब वो सेल के यानी कि ताले में अब जाकर नहीं लगती है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन हो रहा है बहुत लंबे समय से। तो ये भी एक कारण हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप सोचिए कि जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी वॉल में अगर बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन बना हुआ है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस तो पॉसिबिलिटी हो सकती है प्लाक के एक्युमुलेट होने की जो फर्दर लीड करेगा नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज में एंड वो आगे चलकर बड़े इश्यूज लाइक हार्ट इश्यूज को भी क्रिएट कर सकता है। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताया कि किस तरीके से इंसुलिन का ज़्यादा बनना लीड कर सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। यानी कि जो इंसुलिन एज अ की है अब वो सेल एज अ लॉक में जाकर नहीं लगती है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना है अगर आप बहुत लंबे समय से ये नोटिस कर रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है अभी मेंटेन नहीं रहता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अगर डायबिटीज़ नहीं है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है? तो आंसर है यस, डेफिनेटली अगर डायबिटीज़ नहीं है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से पता लगाया जाए कि इंसुलिन का जो लेवल है बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कुछ सिम्टम्स। ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स में, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, इंक्रीज्ड थर्स्ट हो सकता है या फिर फटीग, वीकनेस जैसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक और फाइंडिंग जिसे हम एकांथोसिस नाइग्रेंस बोलते हैं जिसमें एक तरीके के डार्क पैचेस या फिर स्किन टैग्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं नेक रीजन और द आर्मपिट एरियाज में। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की तो अब मैं आपको बहुत इजी कुछ टेस्ट बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है बॉडी में जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। जी हाँ, जैसे फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट होता है वैसे ही फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी होता है। तो दोनों का ही प्रोसीजर सेम होता है। जब भी कभी आप फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं साथ में आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी करवा सकते हैं जिससे बहुत क्लियर कट पिक्चर आ सकती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो रहा है कि नहीं। अगर फास्टिंग इंसुलिन लेवल की जो रेंज है वो हाई होगी देन द नॉर्मल तो बताएगी पॉसिबिलिटी ऑफ द हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस की। एंड जब आप या आपकी रिपोर्ट आपके डायबिटोलॉजिस्ट या फिर आपके न्यूट्रिनिस्ट को बताएंगे तो वो एक असेसमेंट करेंगे दैट इज अ होमोस्टैसिस मॉडल असेसमेंट जिससे बहुत आसानी से एक कैलकुलेशन की जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि किस लेवल का इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है। देन कम्स द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जी हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि किस तरीके से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो प्रोसेस हो रहा है ओवर टाइम। ये जो टेस्ट है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के कुछ टाइम के बाद किया जाता है। आप समझिए कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को लिया है देन उसके बाद आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे वो आपको एक ग्लास देंगे ऑफ द ग्लूकोज ड्रिंक का जो आपको कंज्यूम करना है एंड उसके डिफरेंट इंटरवल्स पे यानी कि 30 मिनट्स में, 1 आवर में और तो 2 आवर्स में वो अगेन एक ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट निकालेंगे जिससे पता चलेगा कि किस लेवल का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो प्रोसेस हो रहा है आपके बॉडी में। तो अगेन ये भी हेल्प कर सकता है इन डिटेक्टिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी।
देन कम्स द वेरी बेसिक टेस्ट जो आप घर पर भी देखकर एक तरीके का अनुमान लगा सकते हैं, दैट इज अ वेस्ट सर्कमफ्रेंस। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्चेस में एंड डिफरेंट स्टडीज में ये पता लगाया गया है कि अगर मेन में वेस्ट साइज मोर देन 40 इंचेस होता है एंड फीमेल में वेस्ट साइज मोर देन 35 इंचेस होता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, क्योंकि इस सिचुएशन में जो फैट होता है यानी कि जो फैटी एसिड्स यानी कि जो फैट्स के सेल्स होते हैं वो जाकर एक्युमुलेट होने लगते हैं लीवर और पैनक्रियाज में, एंड जिसकी वजह से जो इंसुलिन निकलना चाहिए फ्रॉम द पैनक्रियाज वो स्टॉप हो जाता है, हिंडर हो जाता है, एक अच्छे लेवल का इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं होता है। तो अगर वेस्ट का सर्कमफ्रेंस यानी कि बेली फैट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ दिस सेशन, दैट इज अ डाइट। जी हाँ, सिर्फ डायबिटीज फ्रेंडली फूड आइटम्स को खाना ही सफिशिएंट नहीं होगा इन कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल और द ब्लड ग्लूकोज स्पाइक। साथ में आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि इंसुलिन जो है वो सेंसिटिव रहे एंड वो कंटिन्यूसली ब्लड में प्रेजेंट शुगर लेवल को ट्रांसफर करता रहे टू द सेल्स, ताकि वो जो शुगर लेवल है यानी कि जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता रहे फॉर द एनर्जी पर्पस एंड हर समय आप एनर्जेटिक फील करते रहें। सबसे पहले आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है उसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। और आप सोचिए कि अगर आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला फूड आइटम्स को इंटेक किया है तो वो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको डिक्रीज करेगा एंड इंसुलिन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, जिसकी वजह से वो हेल्प कर पाएंगे इन रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फैटी फिश को कंज्यूम कर सकते हैं, फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स एंड सीड को भी कंज्यूम कर सकते हैं। देन द सेकेंड वन इज द मैग्नीशियम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते रह जाते हैं एंड मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल को कहीं ना कहीं हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो मैग्नीशियम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड साथ ही साथ वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि इंसुलिन के रिस्पॉन्स रेट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि इंसुलिन के रिस्पॉन्स रेट को बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक, ब्रोकली हो सकती है। बात करें तो नट्स एंड सीड्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड नट्स में आलमंड्स, कैशूज भी हो सकते हैं। एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके होल ग्रेन फूड को ही कंज्यूम करें। अगर आप व्हीट खा रहे हैं तो व्हीट ब्रान के साथ व्हीट को कंज्यूम करिए। राइस खा रहे हैं तो जितना हो सके ब्राउन राइस को करिए, क्योंकि ब्राउन राइस में राइस ब्रान होता है। जितना हो सकता है ओट्स, क्विनोआ, इन सारे होल ग्रेन्स फूड आइटम्स को कंज्यूम करें ओवर द रिफाइंड फूड आइटम्स में। साथ ही साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्यूम्स यानी कि चिकपीस, राजमा, बीन्स ऐसे चीज़ों को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन एडिशन आप टोफू को भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज द मैग्नीशियम लेवल इन द बॉडी, जो फर्दर हेल्प करेगा इन इंक्रीजिंग द इंसुलिन रिस्पॉन्स रेट। देन कम्स द सिनेमन। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने पहले के भी कुछ वीडियोस में सिनेमन के बारे में बात की है, सिनेमन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है इन इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। साथ ही साथ ये बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो एडवाइस किया जाता है कि आप आपके कोई भी फूड आइटम्स में थोड़ा सा सिनेमन को स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं वाइल
कुकिंग। इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं सैलेड में, सूप्स में, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्मूदीज में भी आप इसे स्प्रिंकल करके कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सिनेमन का हर्बल टी को भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप उसे आपके नॉर्मल मिल्क टी में भी ऐड कर सकते हैं। ये फ्लेवर तो बढ़ाएगा ही साथ ये अदर बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी प्रोवाइड करेगा। देन कम्स द विटामिन डी। मोर देन 90% पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेफिनेटली होती ही है। तो आप ध्यान दीजिए कि जितना हो सकता है विटामिन रिच फूड को इंटेक करें, जितना हो सकता है अर्ली मॉर्निंग वाली सनलाइट एंड अर्ली इवनिंग वाली जो सनलाइट होती है उसमें अपने आप को एक्सपोज करें एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी को कंज्यूम करें। Then comes the very important antioxidant, that is a अल्फा लिपोइक एसिड। जी हाँ, अल्फा लिपोइक एसिड एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो रिड्यूस करता है ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, जो फर्दर हेल्प करता है इन लोअरिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बढ़ाता है इंसुलिन के रिस्पॉन्स रेट को। तो अगर आप अल्फा लिपोइक एसिड के फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पालक, ब्रोकली, पीस एंड कैरेट जैसे फूड आइटम्स को कंज्यूम कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एंड बढ़ा सकते हैं इंसुलिन के रिस्पॉन्स रेट को। तो आज मैंने अपने सेशन में बहुत ईजियर एंड सिंपलर फॉर्म में आपको बताया है कि अगर बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लोअर डाउन नहीं हो रहा है, हमेशा डायबिटिक कंडीशन जो है वो बनी रहती है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरा एस्पेक्ट यानी कि इंसुलिन के रिस्पॉन्स रेट को भी देखना होगा। अगर इंसुलिन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है बॉडी में, की वजह से सेल्स एक अच्छे तरीके का एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमेशा एक्टिव एनर्जेटिक ही फील करेंगे। एंड फ्यूचर में होने वाले अदर हार्ट इश्यूज, पीसीओडी जैसे मेजर इशू से अपने आप को डेफिनेटली सेव कर पाएंगे। अगर आपको मेरा इस सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि आपने इस सेशन से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन ली है जिससे आप अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।